गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन देखेंगे चैप्टर 8 प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन हमने देखा था क्या होता है, किसी भी गुड को रिफॉर्म करना। जैसे कि क्लोथ था, क्लोथ से क्या बनाया हमने, शर्ट बनाई, वो कहलाती है हमारी कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। गुड्स को यूज़ करना, बनाना। अब हम देखेंगे प्रोडक्शन फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन, इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स। ये क्या बताता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट। हमने जो फिजिकली आउटपुट्स दिए हैं, मतलब उसमें जो मेहनत की है, उसके बदले इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू, Q किससे डिनोट कर रहा है हमें, प्रोडक्शन फंक्शन को। फिजिकल आउटपुट ऑफ अ गुड इज इक्वल्स टू F1 F2, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि क्या है, हमारे फिजिकल इनपुट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ की यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, उसकी उपयोगिता बना रहे हैं। जैसे लैंड पड़ी हुई है, लैंड हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन लैंड पे अगर हमने घर बना लिया तो वो लैंड क्या होगी, हमारे लिए यूज़फुल हो गई। तो हमने उससे क्या की है, यूटिलिटी क्रिएट की है, ठीक है। अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन के अजम्पशंस क्या होते हैं, वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिविजिबल इनटू स्मॉलर यूनिट्स। जो अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको हम छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द टेक्निकल नॉलेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रिमेन कॉन्स्टेंट। आपको जो टेक्निकल नॉलेज है वो एक समय के लिए क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। जब तक वो टेक्नोलॉजी नहीं बदल रही, आपके नॉलेज भी क्या है, सेम है, उसमें आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। The firm uses the best available technique provided that the input cost of the firm given। देखो फर्म क्या करती है, जो सब बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, लेकिन वो वही टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकती हैं जो कम कॉस्ट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन में हेल्प कर पाए, मतलब मिनिमम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ला पाए, ठीक है। नेक्स्ट वन, द इनपुट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट इज गिवन। हमें जो इनपुट कॉस्ट है प्रोडक्शन यूनिट की वो दी होती है कि हम किस कॉस्ट में प्रोडक्शन कर रहे हैं, ओके। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्शन है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन मतलब इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, वेरिएबल होता है, जो कि बदलता रहता है। एंड ऑल अदर्स आर फिक्स्ड, और बाकी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सो लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ टू अ फैक्टर इज अप्लाइड। तो यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होता है, रिटर्न ऑफ फैक्टर अप्लाइड होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। इसे हम क्या नाम से जानते हैं, वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन से, ठीक है। इट इज़ अ टाइम पीरियड विच इज़ नॉट इनफ टू मेक चेंज इन ऑल आउटपुट्स। ये एक ऐसा समय है जो सफिशिएंट नहीं है कि हम अपनी सभी इनपुट्स में चेंजेस कर पाएँ। इन दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स। हमें अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन बदलना है तो हम क्या करेंगे, हमारे वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर देंगे। मतलब शॉर्ट रन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने सभी फैक्टर्स को बदल पाए, जो है हम उसी में प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, ठीक है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। यहाँ पे क्या होते हैं, सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। सो लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल इज अप्लाइड। तो यहाँ पे कौन सा लगता है, हमारा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू दी स्केल अप्लाइड होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। देखो लॉन्ग रन में हमारे पास बहुत समय होता है, तो लॉन्ग रन में जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं, तो हमारे पास जो टाइम होता है उसके हिसाब से टेक्नोलॉजीज़ भी बदलती रहती हैं। तो हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को फिक्स्ड नहीं मान सकते, जैसा टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्शंस में भी चेंजेस, टेक्निक्स में भी चेंजेस होते रहते हैं। इट इज़ अ टाइम पीरियड विच इज़ इनफ टू मेक चेंजेस इन ऑल इनपुट्स। ये एक ऐसा समय है जो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है कि हम अपनी सभी इनपुट्स में चेंजेस कर सके। ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, क्योंकि सभी इनपुट्स क्या है, वेरिएबल है लॉन्ग रन में। इन दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल इनपुट्स। तो हम यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे बदल सकते हैं, हमारी पूरी इनपुट्स में चेंज करके, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट क्या कहलाता है, टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू अ टोटल क्वांटिटी। टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल क्वांटिटी किसकी, ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज, हमारी गुड्स और सर्विसेज की, जो किसने प्रोड्यूस की है, फर्म ने प्रोड्यूस की है एक गिवन टाइम में। मतलब आपकी फर्म ने एक निश्चित समय में कितना प्रोडक्शन किया, उसका सम टोटल क्या कहलाता है, हमारा टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। तो टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एमपी। एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा टोटल प्रोडक्ट का डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे टीपी लिया है, यहाँ पे हमने क्वांटिटी लिया हुआ है, कर्व कुछ
हाफ यू शेप में बनता है। पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा लेकिन कम रेट से, फिर एकदम से इंक्रीज होगा और फिर डाउनफॉल हो जाता है। ठीक है, अब एवरेज प्रोडक्शन, इनको जब हम कंबाइन समझेंगे तो ये ज़्यादा क्लियरली आएंगे। अभी हम आगे इसमें रिलेशंस देखेंगे, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में। ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन क्या कहलाता है? एवरेज प्रोडक्शन इज द पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। आपने वेरिएबल फैक्टर में पर यूनिट प्रोडक्शन कितना लगा, मतलब हर एक यूनिट पे कितना प्रोडक्शन हुआ, वो कहलाता है हमारा एवरेज प्रोडक्शन। वैसे भी आप एवरेज समझते हैं ना, हमें जितनी आउटपुट्स दी हमने उन सबको सम टोटल किया और नंबर से डिवाइड कर दिया, तो हमें एक एवरेज अंदाज मिल जाता है कि हर चीज़ पे इतना तो एक्सपेंस हुआ ही होगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया एवरेज प्रोडक्ट का? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल इनपुट। डायग्राम दिया हुआ है, एक अपोजिट यू का जो बना हुआ है वो एवरेज का, और एक यू है लेकिन बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट का। ओके, ये शेप्स हुए हमारे। ठीक है, आगे देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कहलाता है? हमारे टोटल प्रोडक्ट में चेंज होना, रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट और वेरिएबल फैक्टर्स। किस वजह से चेंज हुआ है? हमारे वेरिएबल फैक्टर्स से चेंज होने के कारण, मतलब जिसका इफेक्ट किस पे दिख रहा है? हमारे टोटल प्रोडक्ट पे। डेफिनेशन में बोला है द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, किसकी वजह से? रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। आपने वेरिएबल फैक्टर को और ज़्यादा बढ़ा दिया तो उससे हमारा क्या हुआ? मार्जिनल प्रोडक्ट बदल रहा है, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? टोटल प्रोडक्ट बदल रहा है, तो वही क्या कहलाएगा? हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। इन अदर वर्ड, सिंपल लैंग्वेज में बोले, इट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट। ये हर एक बढ़ती हुई यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन है किसकी तरफ? वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ आउटपुट के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? एम पी इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। आपकी कितना टोटल प्रोडक्ट चेंज हुआ है, किसके कंपैरिजन में? आपके लेबर चेंज होने। एक लेबर बदली तो टोटल प्रोडक्ट पे कितना असर हुआ, इसका ही रेशियो फाइंड करना कहलाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हो गया एम पी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ nth नंबर, कोई भी n नंबर, इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ nth नंबर माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1, मतलब n से एक नंबर छोटा। तो देखो हमने इन दोनों का क्या निकाला है? डिफरेंस निकाल लिया, तो हमें पता चल गया मार्जिनल प्रोडक्ट। L किसको स्टैंड करता है? लेबर को। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, टीपी, एपी, एमपी के बीच का रिलेशन। तो सबसे पहले, व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, टीपी बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस, तो एमपी भी क्या होता है? बढ़ता है। एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। टीपी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो एमपी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, टीपी बढ़ तो रहा है लेकिन कम रेट से, एमपी डिक्लाइंस, तो एमपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टीपी यहाँ भी बढ़ रहा है लेकिन कम रेट से, जब टीपी कम रेट से बढ़े तो एमपी क्या हो जाता है? डिक्लाइंस, कम होने लगता है। टीपी इज मैक्सिमम, टीपी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो एमपी क्या हो जाएगा हमारा? 0। ठीक है, टीपी बिगिन्स टू डिक्लाइन, टीपी क्या होने लगा? कम होने लगा, एमपी बिकेम्स नेगेटिव, तो एमपी क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे टीपी और एपी नेगेटिव नहीं होते, नेगेटिव सिर्फ क्या होता है? एमपी। ओके, चलिए हम ये कर्व के थ्रू देखते हैं जो रिलेशन हमने पढ़ी। यहाँ पे हमने ऊपर सिर्फ टीपी कर्व लिया है और नीचे हमने एपी और एमपी कर्व लिया है। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा किसका शेप हो गया? टीपी कर्व का शेप हो गया। टीपी बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर टीपी कहाँ पे पहुँच गया? हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गया, और फिर टीपी फॉल होने लगा। तो इसके कंपैरिजन में हम एमपी देखें, देखो जो एपी कर्व होता है वो तेज़ी से नीचे नहीं आता, तो ये एपी यू शेप में बना, और एमपी तेज़ी से नीचे आते हुए क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो देखो जब एपी बढ़ रहा है तो एमपी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये एमपी कर्व है, एमपी भी बढ़ रहा है। टीपी क्या है? मैक्सिमम है, तो एमपी क्या है? बढ़ रहा है लेकिन डिक्लाइन होने लगा है। आपका एमपी मैक्सिमम, सॉरी टीपी मैक्सिमम, एमपी 0 है ना। टीपी स्टार्ट डिक्लाइन, एमपी बिकेम नेगेटिव। ये जो पॉइंट है जहाँ पे टीपी तेज़ी से बढ़ रहा है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, जहाँ पे टीपी मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे है वो कहलाता है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टीपी। देन अब एपी कर्व देखें, तो एपी जब होता है हमारा कर्व होता है और मैक्सिमम पे पहुंचता है, तो मैक्सिमम मतलब पीक पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एपी, एंड फिर एपी क्या होने लगता है? डिक्लाइन होने लगता है। जहाँ पे एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करता है एमपी कर्व उसको हम बोलते हैं एमपी 0, और जब नेगेटिव आ जाता है तो एमपी नेगेटिव हो जाता है। ये कर्व आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अगर ये कर्व आप बना लेंगे तो सारे रिलेशंस भी आप खुद ही फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन एपी, देखो एपी से बढ़ा है ग्रेटर, तो एपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है,
व्हेन एम पी इज इक्वल्स टू ए पी, दोनों पॉइंट क्या हुआ, या इंटरसेक्ट हुए, इक्वल है, तो ए पी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, तो ए पी मैक्सिमम भी है और कांस्टेंट भी है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। व्हेन एम पी इज स्मॉलर देन ए पी, एम पी क्या है, कम है ए पी से, तो ए पी क्या होने लगा, यहाँ पे फॉल होने लगा। एम पी में भी ज़ीरो, एम पी ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट ए पी कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव, लेकिन ए पी हमेशा पॉजिटिव रहता है, ए पी कांट बी नेगेटिव और ज़ीरो। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, ए पी इंक्रीजेस इवन व्हेन एम पी फॉल्स, एम पी कम भी होने लगा तो भी ए पी बढ़ता है, बट एम पी शुड लाई अबव द ए पी, लेकिन एम पी हमेशा क्या होना चाहिए, ए पी के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट दिया है हमारा रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या होता है, इट रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ आउटपुट, ये क्या है हमारा, बिहेवियर ऑफ आउटपुट है, व्हेन ओनली वन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज, जब हमारा सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इन शॉर्ट रन, छोटे टाइम में, स्मॉल टाइम में, एंड फिक्स फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, और बाकी सारी फिक्स फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड, ये लॉ कहता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को आप एम्प्लॉय कर रहे हैं टू इंक्रीज द आउटपुट, इनिशियल आउट variable factors are employed to increase the output, initial output increases at an increasing rate and finally falls। देखो ये लॉ क्या कहता है कि जब हम मोर और मोर यूनिट्स को वेरिएबल फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो हमारी आउटपुट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन इनिशियली तो आउटपुट बढ़ेगी, लेकिन बाद में क्या होने लगेगा, जैसे ही हम इंक्रीज करते जाएंगे तो वो फिर कम हो जाएगी। मतलब किसी चीज़ में आप हद से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगते हो तो फिर उससे प्रॉफिट हमारा कम होने लगता है। तो इसको हमने 3 स्टेज में डिवाइड किया है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल एंड नेगेटिव रिटर्न टू स्केल। तो इसके लिए भी हमें 2 चीज़ों से रिलेशन बनाएगा, टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो टीपी कर्व बनाया और हमने मार्जिनल कर्व बनाया। तो टीपी जब आपका बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से और मार्जिनल कर्व आपका क्या है, मैक्सिमम है, तो वो कहलाती है हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जिसको हम फर्स्ट स्केल बोलते हैं। अब टीपी आपका बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, और आपका एमपी क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, तो उसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब यहाँ पे टीपी आपका फॉल होने लगा और एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो वो हो जाती है हमारी नेगेटिव रिटर्न टू स्केल। इज इट क्लियर? हम इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पहली स्टेज क्या है हमारा, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है। टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, टीपी क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इन द इनिशियल फेज, इस फेज में एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयड कर रहे हैं विथ फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर से, तो टोटल फिजिकल प्रोडक्शन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और एमपी भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। ये फर्स्ट स्टेज हो गई। तो इंक्रीज क्यों होता है, इसके कुछ रीज़न है। तो पहला, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, आप फिक्स फैक्टर का कम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर, फैक्टर को डिवाइड नहीं कर रहे, जैसे हैं वही के वही उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, हमारे वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी बढ़ रही है, उनकी क्षमताएं इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है हमारा स्टेज 2, डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर। टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, यहाँ पे क्या होता है, टीपी बढ़ता है लेकिन कम रेट से। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड, आप ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट एम्प्लॉयड कर रहे हैं विथ फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर के साथ, देन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, और एमपी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, बट इज पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव रहेगा भी, नेगेटिव नहीं होगा। एट द एंड ऑफ दिस फेज, इस फेज के खत्म होते होते टीपी मैक्सिमम एंड एमपी बिकेम जीरो, टीपी तो मैक्सिमम रहेगा लेकिन एमपी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कॉजेज क्या होते हैं इसके, ऑप्टिमल यूजेस ऑफ फिक्स फैक्टर, आपने फिक्स फैक्टर का फुल उपयोग किया हुआ है। नेक्स्ट वन, इम्परफेक्ट फैक्टर स्टेबिलिटी, आपने जो इम्परफेक्ट फैक्टर्स थे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं थी उनको आपने क्या कर दिया, सब्सिट्यूट कर दिया, हटा दिया है। ओके, नेक्स्ट वन, स्टेज थर्ड क्या है, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, यहाँ पे टीपी फॉल होने लगता है और एमपी नेगेटिव हो जाता है। एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड, आप ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट एम्प्लॉयड कर रहे हैं विथ फिक्स फैक्टर, किससे, फिक्स फैक्टर्स के साथ। टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। देखो आप जैसे एक चपाती खाते थे तो आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलता था, दूसरी खाई तो 80%, तीसरी खाई तो और 70%, मतलब धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा और एक टाइम पे आपको उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव, उल्टा आपको डिहाइड्रेशन और हो जाएगा, ठीक है।
इसके कॉजेज़ क्या होते हैं नेगेटिव रिटर्न के? पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर एक साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर का आप हद से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर 8। इसमें चैप्टर 9 के टॉपिक्स भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि चैप्टर 9 बहुत छोटा था, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाई है, इसी में उसको इंक्लूड कर दिया है। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे।